हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप एजीएम की सीरीज़ को देख रहे होंगे और होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि एजीएम करानी होती है, कौन कराता है, ट्रिब्यूनल की डायरेक्शन पे कब करानी होती है और ईजीएम कब करानी होती है, ये सब आपने देख लिया। अब बात आती है कि अगर आप कोई मीटिंग कराओगे तो मेंबर्स को कैसे पता चलेगा कि कंपनी कोई मीटिंग कर रही है। कैसे पता चलेगा? नोटिस भेजेंगे। तो नोटिस कैसे भेजेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आज। सेक्शन नंबर 101 नोटिस ऑफ द मीटिंग। नोटिस के बारे में सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जनरल मीटिंग का जो नोटिस है वो आप दोगे। जनरल मीटिंग आप बुला सकते हो कैसे? बाय 21 क्लियर डेज नोटिस देके। 21 क्लियर डेज का नोटिस का मतलब होता है 21 डेज जब आप काउंट करोगे ना, उसमें आप 2 डेज को एक्सक्लूड करोगे, डे ऑफ सेंडिंग नोटिस और डे ऑफ मीटिंग। इन 2 दिन को एक्सक्लूड करने के बाद आपके पास 21 डेज बचने चाहिए, मतलब इन बिटवीन 21 डेज होने चाहिए मीटिंग से पहले। ठीक है, अब आप नोटिस दोगे कैसे? राइटिंग में दे सकते हो या फिर ई मोड में दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। अब प्रोवाइजो कहता है कि जनरल मीटिंग वैसे तो आप सबने सुना कि 21 क्लियर डेज से बुला सकते हैं, बट क्या ऐसा हो सकता है मैम हमने नोटिस नहीं दिया, हम शॉर्टर नोटिस, मतलब हमारे पास 21 दिन बचे ही नहीं है, क्या हम शॉर्टर टाइम में मीटिंग बुला सकते हैं? तो यस, आप बुला सकते हो। बात को ध्यान से सुनना, आप बुला सकते हो। आपको उसके लिए कंसेंट चाहिए। मैम किसकी कंसेंट? कंसेंट चाहिए सबसे पहले आपको राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। अब बात आती है किसकी कंसेंट। तो 2 बात सीखना, एक होता है एजीएम, एक होती है ईजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, अगर वो तो आपको शॉर्टर नोटिस पे एजीएम बुलानी है, शॉर्टर नोटिस पे क्या बुलानी है? एजीएम। तो आपको 95% ऑफ द मेंबर्स जो हैं उनकी कंसेंट चाहिए। 95% ऑफ द मेंबर्स इंटाइटल टू वोट, जिनके पास वोट करने का हक है, इंटाइटलमेंट है, वो आपको कंसेंट देंगे। कितने? 95%। बट अगर बात करती हूँ मैं ईजीएम की, ईजीएम के केस में आप 2 चीजें देखोगे, कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है या कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है। तो बात करते हैं कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है। इसके लिए ना आपको ट्विन कंडीशन, डुअल कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर एक फुलफिल कर दी तो बात नहीं बनेगी। डुअल कंडीशन में है मेजॉरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर्स इंटाइटल टू वोट, जो जिनके पास वोट करने का अधिकार है उसकी आपको चाहिए मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स आपके पास कंसेंट दे रहे हों, प्लस में who represent 95% of such part of paid up share capital of the company as give a right to vote। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होने चाहिए और उन्हीं मेजॉरिटी के पास 95% जो है ना पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए कंपनी की, जिस पेड अप शेयर कैपिटल से उनके पास राइट टू वोट आएगा। दोबारा सुनना, देखो मान लो कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, कंपनी के कितने हैं? 100 की मेजॉरिटी 50 से ऊपर चाहिए, मान लो 60। ठीक है, 60 मेंबर्स प्लस उन्हीं 60 के पास 60 मेंबर्स के पास 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का होल्ड होना चाहिए, जो उनको राइट टू वोट की पावर दे रहा है। बात समझ में आ रही है? एक कंडीशन पूरी करने से बात नहीं बनेगी, मेजॉरिटी प्लस वही मेजॉरिटी 95% होल्ड करती हो। ठीक है, अब बात आती है अगर कंपनी पे शेयर कैपिटल नहीं है तो भाई सिंगल कंडीशन है 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। वो मेंबर्स जिनके पास 95% टोटल वोटिंग पावर है वो आपको कंसेंट दे देंगे। तो यानी कि वर्ड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 95 95 95। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आते हैं प्रोवाइजो पे। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक मेंबर था, ठीक है, जो इसने आपको कंसेंट दी बस, बट वो मेंबर ना मान लो मैंने मीटिंग में 10 रेजोल्यूशंस पास करने हैं, ठीक है, 10 में से ना वो जो मेंबर था वो सिर्फ और सिर्फ 6 में वोट कर सकता है, मतलब बाकी रेजोल्यूशंस में ना वो वोट नहीं कर सकता, इंटाइटल टू वोट ही नहीं है उसके पास। मैंने बोला ना, सबसे बड़ी बात सीखो, जब तक इंटाइटलमेंट नहीं होगी 95% के तो आप शॉर्टर नोटिस से नहीं बुला सकते। तो कोई एक मेंबर था जिसके पास सिर्फ 6 पे इंटाइटलमेंट थी वोट की, बाकी पे वो 4 पे वो वोट नहीं कर सकता। तो जब वो कंसेंट देगा, क्या मैं वो सबके लिए मानूं? नहीं। देखो, वेयर एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी इंटाइटल टू वोट ओनली ऑन सम रेजोल्यूशन, उसके पास सिर्फ कुछ ही रेजोल्यूशन पे इंटाइटलमेंट है, बाकी पे नॉट ऑन अदर्स, बाकी पे नहीं है। तो ऐसे मेंबर्स, दोज मेंबर्स शैल बी टेकन इनटू अकाउंट
इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मल रेजोल्यूशन एंड रेजोल्यूशंस नॉट फॉर लेटर, तो उनको मैं शुरू के रेजोल्यूशंस के लिए ही काउंट करूंगी, जैसे कि 6, बाकियों के लिए मैं उसको काउंट नहीं करूंगी। बात को बहुत ध्यान से समझना, प्रैक्टिकल ये चीजें बहुत हैम्पर करती है। दोबारा से देखते हैं मैंने अभी तक क्या क्या आपको समझाया। सबसेक्शन 1 कहता है कि जनरल मीटिंग बुलानी है, ठीक है बुला लो, 21 क्लियर डेज का नोटिस दे देना। क्लियर मतलब 2 दिन एक्सक्लूड करने हैं। एक चीज और सुन लो, अगर आप पोस्ट से भेजोगे तो 4 डेज एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, 4 डेज, 2 डेज पोस्ट के लिए और 2 डेज आपके डे ऑफ मीटिंग और डे ऑफ सेंडिंग नोटिस, तो 4 डेज एक्सक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि कंसेंट चाहिए शॉर्टर नोटिस के लिए, तो एजीएम के केस में, ईजीएम के केस में 95% चाहिए, लेकिन ईजीएम के केस में कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल आपको डुअल कंडीशन फुलफिल करनी है। बट हो सकता है किसी मेंबर के पास सारे रेजोल्यूशंस पे वोट करने की पावर ना हो, एंटाइटलमेंट टू वोट ना हो, तो 10 में से अगर उसके पास 6 के पास है, 6 में वो एंटाइटलमेंट टू वोट रखता है, तो उसकी जो कंसेंट है ना वो मैं 6 के लिए काउंट करूंगी, 4 के लिए काउंट नहीं करूंगी। समझ में आया आपको लिखने का पर्पस? अब देखो, जो नोटिस जाएगा उसमें मैं क्या क्या लिखूंगी। नोटिस में लिखेंगे प्लेस, मीटिंग कहाँ पे होगी, किस दिन होगी, ठीक है, किस डेट को होगी, किस दिन होगी, कितने बजे होगी, टाइम भी लिखा जाता है। और शेल कंटेन स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग, उसमें स्टेटमेंट लगेगी, प्रॉक्सी फॉर्म लगेगा अगर किसी को प्रॉक्सी डालनी है तो ये सब चीजें हम नोटिस के साथ भेजते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग शेल बी गिवन। अब नोटिस किसको जाता है? नोटिस जाता है मैड को। मैड, एम मीन्स मेंबर, ए मीन्स ऑडिटर, डी मीन्स डायरेक्टर। हर डायरेक्टर को, एवरी डायरेक्टर, ए मीन्स ऑडिटर और ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो भी है कंपनी का उसको जाएगा। प्लस में देखो मेंबर को जाएगा, अगर मेंबर की डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो असाइनी को, अगर मेंबर की डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो असाइनी को, ठीक है। प्लस में आपका सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो है एसएस, वो कहता है कि आप नोटिस जो है ना सेक्रेटेरियल ऑडिटर को भी भेजोगे, डिवेंचर ट्रस्टी को भी भेजोगे। बात ध्यान से सुनना, यहाँ लिखना रह गया है मुझसे एसएस का, तो एसएस कहता है आप सेक्रेटेरियल ऑडिटर को भी भेजोगे और डिवेंचर ट्रस्टी को भी भेजोगे, और कोई अदर पर्सन अगर प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसको भी भेजोगे। दोबारा सुन लो, मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, डिवेंचर ट्रस्टी और कोई अदर पर्सन अगर स्पेसिफाई करेंगे तो उसको भी भेजोगे, ठीक है। अब लास्ट सब सेक्शन कहता है कि भाई किसी को नोटिस देना रह गया है, एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया, तो क्या एक्सीडेंटल ओमिशन माफी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। उस एक्सीडेंटल ओमिशन से ना आपकी मीटिंग जो है इनवैलिडेट नहीं हो सकती, खारिज या कैंसिल नहीं हो सकती। अब बात सुनना, एनी एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस टू और नॉन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस, उससे एनी मेंबर और अदर पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू सच नोटिस फॉर एनी मीटिंग, जो मेंबर था, देखो क्योंकि यहाँ जो है ना नोटिस मिलने की एंटाइटलमेंट सिर्फ मेंबर के पास नहीं है, ऑडिटर, डायरेक्टर, डिवेंचर ट्रस्टी, सेक्रेटेरियल ऑडिटर सबके पास है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेंबर को नोटिस देना रह गया हो सकता है किसी और को आप देना भूल गए हो। 10 डायरेक्टर थे, 9 को दिया, 1 को नहीं दिया, लिखा है एवरी डायरेक्टर को देना है। तो एनी मेंबर या फिर कोई अदर पर्सन जिसको मीटिंग का नोटिस मिलना था, वो मिलने का हक रखता था कि उसको भी नोटिस मिलेगा, बट एक्सीडेंटल ओमिशन हो गई, तो वो एनी मेंबर या फिर कोई पर्सन जिसको मिलना था वो आपकी मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? सबसेक्शन 1 कहता है कितने डेज का नोटिस जाएगा, 2 आपका बताता है आपको नोटिस में देना क्या क्या है, 3 आपको बताता है नोटिस जाएगा किस किस को, 4 बोलता है अगर ओमिशन हो गया तो माफी मिल जाएगी अगर वो एक्सीडेंटल हो तो, ठीक है। अब इसके साथ कनेक्ट होगा आपका रूल 18 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2040। नोटिस ऑफ द मीटिंग कैसे जाएगा वो पूरा हम डिस्कस करेंगे एक एक इस चीज को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 18 कनेक्ट हो रहा है। रूल 18 कनेक्ट होने में क्या है, जैसे कंपनी में गिव नोटिस थ्रू ई मोड, कंपनी जो है ना जनरल मीटिंग का नोटिस जो है वो दे सकती है ई मोड से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से, ईमेल से, ठीक है। अब सब रूल 2 कहता है नोटिस में बी सेंट थ्रू ईमेल, ईमेल से आप नोटिस भेजोगे तो ईमेल में आप टेक्स्ट में लिख सकते हो, ईमेल में अटैचमेंट लगा सकते हो, या फिर कोई नोटिफिकेशन दे सकते हो जिसमें एक यूआरएल होगा जिससे आप उस नोटिस को एक्सेस करोगे, ठीक है। तो आप किस तरीके से दे सकते हो नोटिस में, ईमेल में नोटिस जो है या तो आप टेक्स्ट दे दो
या अटैचमेंट दे दो या फिर नोटिफिकेशन दे दो जिसमें यूआरएल होगा और आप उस यूआरएल से नोटिस को एक्सेस करोगे। ठीक है। सब रूल 3 कहते हैं कि ईमेल शैल बी एड्रेस। ईमेल, देखो आप ईमेल करोगे, ईमेल में आप लिखते हो ना ऊपर डियर सर और समथिंग समथिंग, जब आप मेल करते हो तो आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें आप किसको एड्रेस करोगे, इसमें आप एड्रेस करोगे उस पर्सन को जिसको कंपनी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से नोटिस मिलना था, यानी कि डियर शेयर होल्डर या जो भी उसका नाम होगा वो, डियर मेंबर। ठीक है। तो प्रोवाइजो कहता है कंपनी जो है ना वो एक फैसिलिटी देती है, एडवांस अपॉर्चुनिटी देती है साल में एक बार, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, हर मेंबर को 2 मेंबर्स के अपना मेल आईडी जो है रजिस्टर करवा ले और इसमें जो भी चेंजेस हैं वो रजिस्टर करा ले। क्योंकि हो सकता है कि कंपनी के पास उनकी मेल आईडी हो ना, तो कंपनी के पास मेल आईडी नहीं होगी तो कंपनी जनरल मीटिंग का नोटिस उनको कैसे देगी, तो कंपनी उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपनी मेल आईडी कंपनी के पास रजिस्टर करा लो। ठीक है। सब रूल 1 कहता है कि कंपनी जो है ई मोड में नोटिस दे सकती है। सब रूल 2 कहता है कि कंपनी नोटिस देगी जब ईमेल से, तो कैसे दे सकती है, टेक्स्ट, अटैचमेंट या फिर नोटिफिकेशन कंटेनिंग यूआरएल। ठीक है। सब रूल 3 कहता है कि किस पर्सन को एड्रेस करोगे, जिसको नोटिस मिलना था कंपनी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से। सब रूल 3 का प्रोवाइजो कहता है कि कंपनी जो है ना अपॉर्चुनिटी देती है वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद 3 का सेकेंड पॉइंट, सब रूल 3 का सेकेंड पॉइंट कहता है ईमेल की सब्जेक्ट लाइन क्या होगी। ईमेल में सब्जेक्ट होता है, उसमें कंपनी का नाम होगा, टाइप ऑफ मीटिंग की किस टाइप की मीटिंग है, किस जगह पे है, प्लेस का नाम होगा, एंड द डेट ऑफ द मीटिंग की किस दिन मीटिंग होने वाली, ये सब आपके ईमेल के सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है। जो भी आप अटैचमेंट लगाओगे ना नोटिस की, वो एडिटेबल नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। फिर बात आती है जो कंपनी नोटिस भेजेगी। देखो कल को कोई बात आती है कि कंपनी ने नोटिस भेजा या नहीं भेजा, तो इसका हिसाब प्रूफ ऑफ सेंडिंग कंपनी कैसे रखेगी। तो ये आता है कि नोटिस जो भी कंपनी ने भेजे हैं तो कंपनी को इंश्योर करना चाहिए कि कंपनी के पास ऐसा सिस्टम है जिससे वो कभी भी आइडिया ले सकती है, कंफर्म कर सकती है कि उसके टोटल नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स कितने थे जिसको उसने मेल किया, रिकॉर्ड ऑफ ईच रेसिपिएंट जिसको हमने ईमेल करा, हर एक रेसिपिएंट का रिकॉर्ड होना चाहिए, उस रिकॉर्ड की कॉपी रखनी चाहिए, एंड एनी नोटिस, अगर आपने कोई नोटिस भेज रहे थे और वो भेजते भेजते जैसे आउटबॉक्स में मेल रह जाता है, उस तरीके से अगर कोई ट्रांसमिशन जो है वो फेल हो गया तो आपने उसको सब्सिक्वेंट रीसेंड किया होगा, तो उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास, नोटिस कि आपने किया था वो फेल हो गया एंड सब्सिक्वेंट रीसेंड किया था आपने, ये सब जो है कंपनी रिटेन करेगी एज अ प्रूफ ऑफ सेंडिंग। सब रूल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हो कि हमने आपको नोटिस दिया था, मेंबर आके बोलता है मुझे नोटिस नहीं मिला, तो कंपनी शुड हैव रिकॉर्ड ना कि उसने भेजा था, उसकी कॉपी होनी चाहिए कि हमने आपको ही भेजा था। ये नहीं कि देखो मान लो मेरे 10 मेंबर थे, मैंने 10 के 10 को भेजा था, तो आपके पास हर एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ आपने उसको भेजा था, और अगर भेजा था भेजते भेजते फेल हुआ ट्रांसमिशन तो आपने उसको रीसेंड भी किया था। ठीक है, ये होता है प्रूफ ऑफ सेंडिंग। सब रूल 5 कहता है कि कंपनी की ऑब्लिगेशन ना खत्म हो जाती है ईमेल को ट्रांसमिट करने के साथ साथ। जैसे ही ईमेल ट्रांसमिट हो गया कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी। कंपनी शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फेलियर इन ट्रांसमिशन। अगर ट्रांसमिशन में फेलियर आया, ठीक है, अगर ट्रांसमिशन में फेलियर हुआ तो कंपनी के अगर कंट्रोल के बियॉन्ड है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ठीक है। सब रूल 6 कहता है कि अगर मेंबर ने ईमेल एड्रेस, अगर मेंबर ने किसी भी मेंबर ने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया तो उसके लिए कंपनी को डिफॉल्ट में नहीं मानोगे, क्योंकि जब कंपनी के पास ईमेल एड्रेस है ही नहीं तो वो उसको नोटिस देगी कैसे। भाई कंपनी ने तो आपको एडवांस अपॉर्चुनिटी भी दी थी कि आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो क्या करा लो, रजिस्टर करा लो। अब आपने नहीं कराया तो इसमें कंपनी तो डिफॉल्ट में नहीं है ना, आपकी गलती है। सब रूल 7 कहता है द कंपनी में सेंड ईमेल। अब कंपनी जो ईमेल भेजेगी वो कैसे भेजेगी, या तो खुद से भेज दे इन हाउस फैसिलिटी, अपने कंपनी अपने इंटरनल में भेज दे, इंटरनल से करवा ले, या फिर रजिस्ट्रार से एंड ट्रांसफर एजेंट से करा सकती है, या फिर किसी थर्ड पार्टी को जो है ना ऑथराइज कर सकती है। जो थर्ड पार्टी का काम जो है बल्क ईमेल फैसिलिटी का उसका काम है तो उसको ऑथराइज कर सकती है। तो ये 3 में से किसी भी तरीके से कंपनी जो है ईमेल भेज सकती है नोटिस के लिए। ठीक है।
सब रूल 8 कहता है कंपनी शेल गिव द कंप्लीट यूआरएल। कंपनी को ना पूरा यूआरएल देना चाहिए, एड्रेस देना चाहिए वेबसाइट का, और डिटेल्स देनी चाहिए कि आपको उस डॉक्यूमेंट को, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कैसे करना है, वो भी पूरी डिटेल होनी चाहिए। हो सकता है आपने यूआरएल तो दे दिया बट पर्सन को एक्सेस करना ही नहीं आ रहा, तो आपको पूरी डिटेल देनी है, ठीक है। लास्ट सब रूल कहता है नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग शेल ऑल्सो बी प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है, तो आपको उस पर भी प्लेस करना है, और कोई और वेबसाइट पे भी प्लेस करना पड़ सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है तो, ठीक है। अब एक बार रूल को फिर से देखते हैं 1 से लेकर 9 तक, फटाफट देखेंगे। सब रूल 1 कहता है ई मोड में कंपनी नोटिस दे सकती है। सब रूल 2 कहता है ई मोड में देना है, दे दो, टेक्स्ट दे दो, अटैचमेंट दे दो, नोटिफिकेशन दे दो, ठीक है। सब रूल 3 कहता है कि किसको आप एड्रेस करोगे, तो पर्सन जो एंटाइटल था नोटिस को रिसीव करने के लिए। कंपनी एडवांस अपॉर्चुनिटी देती है वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। ईमेल की सब्जेक्ट लाइन कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कंपनी का नाम, डेट, प्लेस और टाइप ऑफ मीटिंग। अटैचमेंट हमेशा पीडीएफ में होनी चाहिए। नोटिस जो भी आपने भेजे हैं आपके पास प्रूफ ऑफ सेंडिंग होना चाहिए। कंपनी की ऑब्लिगेशन ट्रांसमिशन पे खत्म हो जाती है, ठीक है। मेंबर को अपॉर्चुनिटी दी थी, अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर करा लो, उन्होंने नहीं कराया तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। कंपनी ईमेल कैसे करेगी, इन हाउस रजिस्ट्रार से या फिर किसी एजेंसी को हायर कर सकती है। जो यूआरएल है वो पूरा कैसे एक्सेस होगा उसकी भी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। लास्ट की कंपनी की अगर कोई वेबसाइट है तो उस पर भी कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग का नोटिस जो है वो पोस्ट करना है, और कोई और वेबसाइट पे भी करना पड़ सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा सेक्शन इसके रूल के साथ समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक चीज को क्लैरिटी सेक्शन के साथ रूल को कनेक्ट करना। मैंने सीधा सीधा सेक्शन में बोल दिया कि हाँ कंपनी ई मोड से नोटिस भेज सकती है, बट कैसे भेजेगी, ईमेल में भेजना है तो ईमेल में अटैचमेंट लगाएं या लिख दे, ईमेल का सब्जेक्ट क्या रखें। तो जब तक रूल से कनेक्ट नहीं करोगे चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो मेरी कोशिश है सेक्शन प्लस रूल दोनों आपके साथ हों, आपको समझ में आए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सेक्शन 102 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।